हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिकेट्स। आज के लेक्चर में हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है और इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हम करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। हम दो मैट्रिसेस को बोल सकते हैं ये आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, अगर वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन आ रही है। दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, मींस अगर ए एक ऐसी मैट्रिक्स है सपोज जिसका ऑर्डर आ रहा है 2x3, तो बी भी एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसका ऑर्डर क्या आना चाहिए, 2x3 ही आना चाहिए। अगर बी का ऑर्डर कुछ अलग होगा, ठीक है, सपोज 3x2 होगा, तो एट द टाइम हम नहीं बोल सकते हैं कि ए और बी आपस में बराबर है। अगर हमें डिक्लेयर करना है दैट ए एंड बी आर इक्वल, तो सबसे पहली कंडीशन जो हमें चेक करनी होती है, इनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए और बी जो है ना, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। ठीक है, मींस जो ए का पहला एलिमेंट होगा सेम वही बी का भी पहला एलिमेंट होना चाहिए, जो ए का दूसरा एलिमेंट होगा सेम वही दूसरा एलिमेंट बी का भी होना चाहिए। ठीक है, तब हम बोल सकते हैं दैट दीज टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली हुई है, आप देखो यहाँ पे दो मैट्रिसेस हैं। अगर आप इसका ये सपोज मान के चलेंगे, हम ये एक मैट्रिक्स है ए और ये एक मैट्रिक्स है बी। ठीक है, दो मैट्रिसेस आ रही है। सबसे पहली कंडीशन हमें चेक करनी है कि इनका ऑर्डर क्या आना चाहिए, आपस में बराबर आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अगर आप इसका ऑर्डर देखोगे, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने आ रहे हैं, 2, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 2। तो ये कौन किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है, 2x2 की मैट्रिक्स बन रही है। सेम अगर आप देखोगे बी का भी ऑर्डर क्या आ रहा है, 2x2 ही आ रहा है, इसमें भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो कि हमें चेक करनी होती है दैट इज इनका ऑर्डर सेम आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे देख सकते हो इनका ऑर्डर आपस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। आप देखो ए का पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, 2, यहाँ पे भी इसका एलिमेंट पहला क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ए का दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, 3, यहाँ पे बी का भी दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, 3। सेम यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। दस वी कैन से दैट ए और बी जो यहाँ पे मैट्रिसेस है दे आर इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया, दोनों कंडीशंस को मेट कर लिया। ओके, तो हम बोल सकते हैं ये दो मैट्रिसेस आपस में क्या है, इक्वल मैट्रिसेस। ओके, बट अगर आप ये वाली एग्जांपल देखोगे, ये दूसरे एग्जांपल है, यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इनका ऑर्डर सेम है। आप देखोगे यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, और अगर आप ये वाले मैट्रिक्स देखोगे इसमें भी क्या आपको दिख रहा है, 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनमें दोनों में जो ऑर्डर है दैट इज सेम। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन की अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, पहला एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, 2, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके बराबर नहीं आ रहे हैं। दस वी कैन से दैट नो दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। एक कंडीशन जैसे ही फेल होगी, आपको क्या डिक्लेयर कर देना है, दैट दे आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। ओके, सिम्बायोटिकली अगर आप देखोगे ए एंड बी आर इक्वल, अगर होंगे ए और बी आपस में, अगर ए और बी मैट्रिक्स जो है ना, अगर वो आपस में बराबर होंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। फाइन, यहां तक होपफुली आपको चीजें क्लियर होगी। इन केस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक और एग्जांपल, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज सपोज हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स है ये
और दूसरी मैट्रिक्स है ये, ठीक है। एंड हमें पहले ही बताया गया है इफ ए इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स ये जो दो मैट्रिसेस है ना ये आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अगर ये आपस में बराबर आ रहे हैं तो यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको फाइंड करना है, एंड एट द सेम टाइम ए बी और सी का भी वैल्यू आपको फाइंड कर देना है, ठीक है। हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स जो है ये आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। दैट मीन्स ए का जो पहला एलिमेंट है वो बी के पहले एलिमेंट के बराबर होंगे। A11 ऑफ ए इज इक्वल टू B11 ऑफ बी, ठीक है। ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से आपको पता चल गया एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, -1.5, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे A12 जो आ रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, B12 के बराबर होना चाहिए, होता है, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी आपस में बराबर है तो यहाँ पे y का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सिमिलरली z का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 2, z का वैल्यू आ जाएगा 2, ओके। a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा √6, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 3, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, ठीक है। b का वैल्यू आ गया 3 और c का वैल्यू क्या आ गया 2, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है दैट a एंड b आर इक्वल, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं ना वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे ही होंगे। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक्स वाई जेड ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ये एक बेसिक सी एग्जांपल है, सिंपल सी एग्जांपल थी, ठीक है। अब हम इन्हीं एग्जांपल्स को थोड़ा और कंटिन्यू करते हुए थोड़ा एडवांस जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले ली हुई है, ऑल्दो इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है यहाँ पे, बट मैं आपको प्रॉपरली समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। हमें बताया गया है ये एक मैट्रिक्स है ए और ये दूसरी मैट्रिक्स है बी, ठीक है। नेम ऑफ द मैट्रिक्स डजंट मैटर, ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। हमें पहले ही बताया गया है दैट दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर, ये आपस में क्या है, बराबर है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, अगेन एक्स वाई जेड, ए बी सी और एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड कर देना है, ठीक है। ओके, हमें ऑलरेडी पता है, यहां पे लिखा गया है एज गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, जबकि हमें ऑलरेडी पता है ए और बी आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। इसका जो दूसरा एलिमेंट होगा वो इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, इसका जो तीसरा एलिमेंट होगा वो इसके तीसरे एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। यही तो हम पढ़ते हैं ना, यहाँ पे इसका जो ये वाला एलिमेंट होगा ये इसके बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट जो है ये इसके बराबर होगा, और ये वाला एलिमेंट जो है वो इसके बराबर होगा ही होगा। सेम तरीके से ये वाला एलिमेंट जो है ये इसके बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट जो है ये इसके बराबर होगा, और ये वाला एलिमेंट जो है ये इसके बराबर होगा, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ रहा है। तो यही सब चीजें मैंने नीचे लिखी हुई है, आप देख सकते हो। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, x+3 का वैल्यू कितना आ रहा है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, x+3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, z+4 किसके बराबर आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया z+4 इज इक्वल टू 6। तीसरा एलिमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, 2y-7 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, 3y-2। 2y-7 इज इक्वल टू 3y-2, ये भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आप देखो -6 के बराबर होगा, तो यहाँ पे हमें ए बी सी एक्स वाई जेड नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसको हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। -6 ऑब्वियसली -6 के बराबर होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे a-1 किसके बराबर आ रहा है, -3 के बराबर आ रहा है, तो मैंने लिख दिया a-1 इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो 0 किसके बराबर होगा, 2c+2 के बराबर होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 इज इक्वल टू 2c+2। उसके बाद b-3 इज इक्वल टू 2b+4, मैंने यहाँ पे लिख दिया b-3 इज इक्वल टू 2b+4। यहाँ पे -21 के बराबर होगा, और 0 जो है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो सारे पेयर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी और एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये वाले एग्जांपल देखोगे, ये देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, x+3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x+3 अगर मैं इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करूंगा, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू +3 को अगर मैं इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, +3 को बन जाएगा -3, है ना। बेसिक सा मैथ्स है ना। तो x का वैल्यू यहां से कितना निकल के आ रहा है, -3 निकल के आ रहा है।
तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मैंने x का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको तो हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, z + 4 इज इक्वल टू 6। तो मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू 6, मैंने लिख दिया z इज इक्वल टू 6। ये जो +4 है, जब मैं इसको इज इक्वल टू के राइट साइड में ले जाऊंगा, इज इक्वल टू के उस पार ले जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। ठीक है, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो z का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो मैंने z का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2y-7 इज इक्वल टू 3y-2। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, थोड़ा सा आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 3y-2। 3y-2 किसके बराबर होगा, वो है बराबर 2y-7 के। ठीक है, ये है बराबर 2y-7 के। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हम क्या करेंगे, y वालों को एक साइड में लेके आ जाएंगे और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 3y है, और कौन सी y वाली टर्म आ रही है, ये वाली y टर्म आ रही है, इसको मैं इज इक्वल टू के इस पार लेके आ जाऊंगा। ठीक है, ये +2y है, जब मैं इसको इज इक्वल टू के इस पार लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, -2y बन जाएगा। ठीक है, तो y वाले मैंने एक साइड में लाए, इज इक्वल टू -7 को मैं यहीं पे लिख देता हूं, -7। ये जो -2 है ना, इसको मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू के इस पार लेके जाऊंगा, -2 को मैं इज इक्वल टू के इस पार लेके जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ से +2 बन जाएगा, ये यहाँ से +2 बन जाएगा। ओके, तो 3y में से जब हम 2y को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1y बचेगा। 1y के बदले हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली y भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ रहा है, -7 + 2, तो वो कितना आ जाता है, वो -5 के बराबर आ जाता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो y का जो वैल्यू है दैट टर्न्स आउट टू बी -5। ठीक है, तो x, y और z का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यहाँ से हमने x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से z का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ से हमने y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। सेम पैटर्न पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे a का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू -3, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये -1 जब इज इक्वल टू के इस पार आ जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये +1 बन जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा -3 + 1, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो -2 के बराबर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो a का वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2c + 2, 2c + 2 इज इक्वल टू 0। 2c + 2 किसके बराबर आ रहा है, वो 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद अगर आप देखोगे क्या करेंगे, हम हमें c का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, 2c किसके बराबर आ जाएगा, ये +2 जब इज इक्वल टू के इस पार बन जाए निकल जाएगा तो ये क्या बनेगा, -2 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओके, c का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी यहाँ पे -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, और ये जो 2, ये वाला 2 है ना, ये c को क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था, मल्टीप्लिकेशन में था। जब हम 2 को इस इज इक्वल टू के इस पार लेके जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था, यहाँ से ये क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। ठीक है, 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2। ठीक है, तो यहाँ पे -1 डिवाइड बाय 1 आ रहा है, तो ओवरऑल में -1 डिवाइड बाय 1 का मतलब हो गया -1 ही। ठीक है, डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो c का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। सेम पैटर्न पे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। लेट मी राइट इट ओवर हियर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2b + 4 किसके बराबर आ रहा है, 2b + 4 इज इक्वल टू b-3। 2b + 4 किसके बराबर आ रहा है, b-3 के बराबर आ रहा है। ठीक है, b वाले टर्म जो है उनको हम एक साइड में लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2b, अगर आप देखोगे ये +b है ना, इज इक्वल टू के इस पार जब मैं इसको लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये -b बन जाएगा। b वाले एक साइड से मैं रखूंगा और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड से। -3 यहाँ पे बचा हुआ था, और ये +4 जो है ना, जब इज इक्वल टू के इस पार जाएगा तो ये क्या बनेगा, -4 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 बीज में से जब मैं एक b माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितने बीज बच जाएंगे, एक b बच जाएगा, और यहाँ से -3 और -4 कितना आ जाता है, -7 बन जाता है। तो b का वैल्यू कितना आ रहा है, b का वैल्यू -7 आ रहा है। सो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी का भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया और XYZ का भी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया।
होपफुली आपको ये वाली एग्जांपल भी अच्छे से क्लियर होगी। इन केस डाउट आ रहा है कहीं पे भी, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो उस डाउट को। लेट मी टेक लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडेज लेक्चर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अगेन ए बी सी डी, हमें फिर से ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गिवन फ्रॉम द गिवन मैट्रिसेस, अगेन ये जो दो मैट्रिसेस है ना, ये आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब हमें पता है जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मींस इसका जो पहला एलिमेंट होगा ये इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी। ए माइनस बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो -1 के बराबर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, दूसरा एलिमेंट आ रहा है 2a प्लस सी। 2a प्लस सी ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 5 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या इसको लिख दिया, 5 लिख दिया यहाँ पे। ओके, हो गया। अब अगर आप देखोगे तीसरा एलिमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, 2a माइनस बी आ रहा है, 2a माइनस बी आ रहा है, और ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के बराबर होगा ना, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर होगा। और लास्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, 3c प्लस डी आ रहा है। यहाँ पे ये 3c प्लस डी आ रहा है, और ये किसके बराबर होगा, ये लास्ट एलिमेंट के बराबर होगा, दैट इज 13। ठीक है, यहां तक तो हमें चीजें समझ में आ रही है। अब यहां से मैं a का वैल्यू निकालता, बट यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी दो और यहाँ पे भी दो। हम यहां से स्टार्ट करेंगे। लेट मी से, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं 2a का वैल्यू फाइंड करूंगा, 2a का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, ये माइनस बी जो है ना, अगर मैं इसको इज इक्वल टू के इस पार लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस बी बन जाएगा। प्लस बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गई, दैट इज 2a इज इक्वल टू बी। मीन्स जहां जहां पे आपको b दिखेगा, b के बदले आप क्या यूज कर सकते हो, 2a को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप इस वाली इक्वेशन में जाओगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, a के बदले मैंने क्या लिख दिया, a ही लिख दिया, माइनस b के बदले हम क्या लिख सकते हैं, b के बदले क्या वैल्यू आ रहा है, 2a आ रहा है, तो b के बदले यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2a लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, इज इक्वल टू -1 के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, तो -2a प्लस ए, -2a प्लस ए, तो ये क्या बन जाएगा, ये -a बन जाएगा। ये यहाँ पे क्या, जब हम इनको माइनस करेंगे आपस में तो -a रहेगा, इज इक्वल टू -1। ठीक है, इज इक्वल टू -1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, a का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है 1 के बराबर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। a का वैल्यू, वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a बी सी एंड डी। ठीक है, ए का वैल्यू हमें मिल चुका है, ए का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप इस वाली इक्वेशन में जाओगे, अगर आप यहां पे जाओगे, हमें ऑलरेडी ए का वैल्यू कितना मिल चुका है, 1। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बी का वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये क्या आ रहा है, 2 इंटू ए आ रहा है ना, 2a आ रहा है। ए के बदले में क्या लिख सकता हूँ, ए के बदले ऑलरेडी वैल्यू क्या निकल के आ चुका है, 1 इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू बी। ए के बदले सिंपली मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1, क्योंकि ए का वैल्यू 1 के बराबर आ रहा है। तो 2 1 जार कितना हो गया, 2, 2 इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ रहा है, b का वैल्यू निकल के आ रहा है इज इक्वल टू 2। तो a का भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया और b का भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। b का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। अब अगर आप यहां पे जाओगे, इस वाले इक्वेशन में जाओगे, तो क्या देखने को आपको मिल रहा है, 2 इंटू ए के बदले अगेन आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस यहाँ पे आ रहा है c इज इक्वल टू 5। ठीक है, इज इक्वल टू 5। तो ये क्या बन रहा है, 2 1 जार हो गया 2, प्लस क्या आ रहा है, अगेन प्लस सी आ रहा है, इज इक्वल टू 5। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टेप्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहाँ पे सी लिखूंगा, सी इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये यहां से क्या था, ये यहां से +2 था। ठीक है, +2 था। जब मैं इसको इज इक्वल टू के इस पार लेके आ जाऊंगा तो ये यहां से क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। ठीक है, तो सी का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 5 -2 जब हम करेंगे तो सी का वैल्यू निकल के आ रहा है 3 के बराबर। तो सी का भी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब हम डी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। 3c, सी के बदले यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, सी का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 3 के बराबर। ठीक है,
सी का वैल्यू ऑलरेडी 3 आ चुका है, तो इस सी के बदले मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। प्लस क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है डी इज इक्वल टू किसके बराबर, 13 के बराबर, ठीक है, 13 के बराबर। तो जब हम इसको करेंगे 3 3 जार कितना होता है 9, प्लस क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है डी इज इक्वल टू किसके बराबर, 13 के बराबर, ठीक है। हमें डी का वैल्यू यहां से फाइंड कर देना है, तो डी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, ये 13 एज इट इज यहाँ पे रहेगा। और ये क्या आ रहा था, यहाँ से +9 आ रहा था। जब मैं +9 को इज इक्वल टू के इस पार लेके आ जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, -9 बन जाएगा। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13 - 9, 13 - 9 जब हम करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यू कैन क्लियरली सी दैट हमने ए का भी वैल्यू कैलकुलेट किया, बी का भी वैल्यू कैलकुलेट किया, सी का भी किया और डी का भी किया। दिस वाज द क्वेश्चन दैट वी वर आस्क्ड, ठीक है। जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था निकालने के लिए ABCD का वैल्यू, वो सारे वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स को यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से। इन केस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही मैं लाऊंगा, एट दैट टाइम आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स फर्स्ट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रख लेते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।